Last but not the least, we have Shri Balbir Singh, former district and sessions judge. So you can remain seated if you're comfortable there. I'll just pass on the mic if he's comfortable there. Whatever works. ठीक. आप बैठ के भी कर सकते हैं since the jaw is going to be a little longer. If you get tired, आप बैठ सकते हैं. Whatever. I'll try. Yes, sorry. Okay. गुजर लॉयर कॉन्फ्रेंस के संयोजक भारत भूषण जी, करमजीत सिंह जी, मेंबर बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अवाना जी, शांताराम जी, नाथूराम जी और यहाँ उपस्थित सभी वकील साहब, मैं बस इतनों के नाम याद कर पाया बाकी सभी इम्पोर्टेंट हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। बाकी काम चलाने के लिए हमारे को भी एक बार हमारे टीचर ने बताया था एक बार शॉर्ट करना है ना, संख्या ज़्यादा है, क्या बताना है, कहा एक तरीका अच्छा है। उन्हें बताया था हमारे को, उसने इसका तरीका बताया था, लेडीज़ एंड जेंट्स विथ चुन्नी एंड पेंट्स, I have come to meet all of you via Ambala Kent. चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर सब इकट्ठे होके, मिलना हो गया, सारा कुछ हो गया, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। अच्छा, लॉ, कानून, नए कानून, उनके बारे में काफ़ी बता चुके हैं और वो मैं तो रिटायर हूँ, अब मुझे पढ़ना स्टडी करना भी कम कर दिया। मैं तो अपने ज़िंदगी के उसके थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि शुरुआत कहाँ से चलती है। मेरा बर्थ एक गांव में हुआ था, छोटे से गांव में हुआ था, और एक सरकारी स्कूल में एजुकेशन हुई और वो दिन याद रहते हैं। आठवीं क्लास तक कोई 7-8 किलोमीटर पैदल जाना होता था। 8वीं क्लास के बाद साइकिल मिली, उसके बाद साइकिल से जाते थे। और उन स्कूल का ये हाल था, एक वॉलीबॉल और कबड्डी के सिवाय गेम नहीं था। सब्जेक्ट साइंस ले लो, आर्ट ले लो, मैंने साइंस ले ली। साइंस में ये हालत थी, केमिस्ट्री हमारे को पीटी मास्टर पढ़ाते थे, जो +2 एफएससी में फेल हो गए थे, फिर पीटी मास्टर का कोर्स करके वो पढ़ाते थे। मैथ मेरा कमज़ोर था और रिज़ल्ट ये था कि भी 11th क्लास में मैं फेल भी हो गया था। फिर चेंज किया, आर्ट ले ली फिर ग्रेजुएशन करी, लॉ करी। एकेडमिक कैरियर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ तो मैं अब कुछ भी कह दूँ सब मान लेंगे, पर इतना अच्छा नहीं था एकेडमिक कैरियर। उसके बाद लॉ करके प्रैक्टिस में उसका मैंने, बल्कि मैं कॉलेज में पढ़ता था, कोर्ट का एक्सपीरियंस मेरे को उस वक्त हुआ। मेरे फादर आर्मी में थे और एक केस था हमारा किसी के साथ। अब घर तो मेरी ड्यूटी लगती थी वहाँ, मैं तारीख पे, पेशी पे बाहर बैठ के वकील को बुलाना, उस केस में मैं पेश होता था। वहाँ सारा कुछ देखे आओ, रीडर क्या करते हैं, स्टेनो क्या करते हैं, मुंशी क्या करते हैं। फिर वो हमारे वकील साहब थे, वो तो अच्छे थे, पर उनका मुंशी थे, वो इतना डराते थे, मेरा हॉस्टल के खर्चे के पैसे भी नहीं छोड़ते थे जेब में तो वो जैसे ना, वो शुरू की स्टेज वहीं से मेरे को इंस्पायरेशन हुई, वहीं से मेरा मन बना लॉ करने के लिए, वकालत के लिए। फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ की। और मैं आपसे बताऊं, हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पहली बार हम 5 थे एक ही क्लास में, पहली बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किसी गुज्जर ने एडमिशन लिया। हम 5 थे, एक यासनेटा से भी थे, महेंद्र सिंह शायद जानते होंगे, एक फरीदाबाद से थे, और उससे पहले वहाँ कोई नहीं था बिल्कुल भी। और फिर आके लॉ करके प्रैक्टिस में यमुनानगर प्रैक्टिस शुरू की। यमुनानगर सारा गुजरों का एरिया है, पर वहाँ कोई एक हिंदी का टाइपराइटर टाइप वो था, उसके सिवाय वहाँ कोई चपड़ासी, मुंशी कोई नहीं था सारे उसमें। गुज्जर वहाँ कोई नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, मैं तो शुरू में ना महसूस होता है, वो टाइम याद रहता है, अब तो संख्या बहुत होगी, सारी चीज़ होगी।
फिर वहाँ प्रैक्टिस में मैं अगले साल एक लड़का और आ गए। फिर उससे बाद जब मेरी सिलेक्शन हुई तो 3-4 आ चुके थे उस वक्त। मेरी सिलेक्शन हो गई, अगले साल किसी और, हम कहते तो हैं हमारी कम्युनिटी में जज नहीं, ये नहीं है, पर जब कोई पढ़ेगा नहीं, कोई लॉ ही नहीं करेगा। उस वक्त 1976 में मैंने लॉ की थी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट था, ये अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, और सारा गुजरों का एरिया है ये। अब भी अगर रिज़र्व ना हो ना, ये पार्लियामेंट के लिए सबसे सेफ सीट है, बहुत है यहाँ तो। और उस वक्त में आप मैं बताऊँ, यहाँ सारे एरिया में एजुकेशन कम थी। एक इंजीनियर थे जगपाल चौधरी, चीफ इंजीनियर रिटायर हुए। एक ये सतवीर चौधरी MBBS डॉक्टर थे, ये डायरेक्टर हेल्थ रिटायर हुए हैं। और वकील हमारे से पहले कोई नहीं था वाले। अच्छा, ये फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, यहाँ तो वकील थे, पढ़े लिखे भी थोड़े से थे, पर यहाँ बहुत कम थे। पर जहाँ भी जाए ना, वहाँ महसूस होता था उस वक्त। फिर प्रैक्टिस के बाद मैं सर्विस में आ गया। उस टाइम तो पंजाब हरियाणा में जज तो क्या कहें, कोई क्लर्क PN भी नहीं था सारे के सारे में। जुडिशियल ऑफिसर एक यहाँ ये दिल्ली में थे, उनसे कभी मिल के आ जाते थे। क्या नाम उनको, फरीदाबाद से थे, धर्मराज जी। और 2 UP में थे, एक राजवीर सिंह जी, उनके दोनों बच्चे सेशन जज हैं UP में। एक और वो नागर साहब, JP नागर, वो थे। और एक राजस्थान से थे, उन्हें मैं जानता नहीं था। उस टाइम का बड़ा महसूस होता है। फिर मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, शुरू में एक्चुअली 1 साल मैंने प्रैक्टिस में भी कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं सीरियस हो गया। अब घर से शुरू में कहते हैं कि भाई 2-4 साल घर से पैसा खर्च करना पड़ता है, घर वाले भी पैसे दे देते थे। अब मैं देखूँ, मैं 1 साल हो गया, मेरा जेब खर्च भी ना वहाँ से निकले। मगर ये क्या प्रोफेशन शुरू किया है। फिर ये किया कि भाई या तो इसको छोड़ेंगे या अच्छी तरह से करेंगे। फिर मैंने एक दिन कसम खाई, आकाश से चाहे उधार ले लेने पैसे किसी से, घर से नहीं पैसा लेना एक भी। पहले तो कोई पैसे देने आता था, शर्म आती थी पैसे लेते हुए, डाल ले फिर आ जाएंगे। चीज़ें कसम खाई। फिर उसके बाद वो पैसे मांगने भी आ गई, पैसे लेने भी आ गए, प्रैक्टिस भी शुरू हो गई जो। और वो जो शुरू की स्टेज है, अब तक याद आते हैं। जो पहला केस आया मेरे पास, एक विडो थी, गिरदौरी का केस था, तहसीलदार पे, छोटी कोर्ट थी। और उसके वक्त है मेरे पास भी तो पैसे हैं नहीं। मैं देखूँ पहला केस है, केस तो आए, पैसे तो आते रहेंगे। मैं उसका वहाँ केस तो आए, कुछ सीखेंगे तो सही। उसके बाद ये वो चलते रहे और मेरे से और पूछे हैं कि इसके केस कितने पैसे करे। मैं किसी पर तो है नहीं, कहे तो ऐसे कहते रहते हैं देने के वास्ते। मैं एकदम उसको टाइट कर दिया। मुझे अब तक वो सीन याद है। वो फिर पैसे लेकर आए, एक रुमाल में बंधे हुए, और मेरे आगे मेज पे रख दिए। कभी तो यही है। उसमें रुमाल में, उसने रुमाल में पैसे रखे, छान में ना उसमें लगा रखे थे। वहाँ नीचे उनका चूल्हा धुआं था। वो धुएं से वो रुमाल में भी सुराख हो रहे थे, उन नोटों में भी सुराख हो रहे थे। और जिस टाइम मैंने खोल के वो किया ना जैसे, और मैंने वो पेन से वो घुमाए देखे, मैंने वो कोई 2 का नोट, कोई 1 का नोट, वो गिन के सारे 32 हुए और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी देख के। और वो लेडी पैदल आती थी 16-17 किलोमीटर से। यमुनानगर वाले तो जानते हैं, लाकड़ से गांव से थी वो। बरसात में तैर के भी आ जाती थी। उसकी ऐसी हालत थी, ऐसी सिचुएशन ना। उस वक्त तो पैसे का फ्लो नहीं था। और फिर मैं कहा, मैं तेरे पास पैसे हैं कि नहीं? मगर फिर तू ले जा, मैं बाद में ले लूँगा। कहा मेरे पास तो ऐसे होने हैं, मैं कहाँ से करूँगी। मैं कोई बात नहीं, तू अब मुश्किल से उसके डाल ले। मुझे ऐसा लगे जैसे पाप हो रहा है, अगर मैं उनके हाथ में लगा दूँ। उसके बाद फिर खैर वो जब से मैं कसम खाई, फिर प्रैक्टिस शुरू हो गई मेरे। अब शुरू किया जब महीने में 3-4 केस आ गए, 2 स्टे के, एडमिशन शूट आ गए। तो इतने में एक फादर सन का झगड़ा हो गया। वो मेरे से आए कहने कि ये गेहूं की फसल है मेरी और इसका स्टे ले दो। मैं देखा, मैं इसकी तो गिरदौरी आपके नाम नहीं, आपके फादर के नाम है। फिर मैं कही गन्ने के खेत हैं 2 एकड़, 2 इसमें तेरी गिरदौरी है। वो कहे तो मेरे फादर के हैं। मैं कहे फादर के नहीं हैं, तुम्हारे हैं। मैं कहा भी स्टे करा दें, काट लो। उठा के स्टे मिल जाना, स्टे करा दिया। वो गए,
वो काटने गए, फादर उनका कुल्हाड़ी ले गए उनके पीछे पीछे, और जो फिर वापस आ गया वो तो कुल्हाड़ी लिए घूम रहे, वहाँ कुल्हाड़ी तो तेरे घर से भी निकाल दे, रिकॉर्ड में तू मालिक है, स्टे तेरा हो गया। वो मैंने फिर उसको भेज दिया। अगले दिन फादर और वो उसके सिर में गंडासा मारे, वो कुल्हाड़ी मारे, और वो बस में बैठ के आया, उसके चेहरे दिमाग खून से लथपथ, बस में ऐसी वो दिखाने के लिए आ जाते थे ना अभी। फिर कब मैं क्या करूँ इस स्टे का, कहा ये मेरी क्या हालत हो गई। फिर हम मेडिकल करा दिया उसका, उसमें फ्रैक्चर आ गई। अब मैं आज बता रहा हूँ, अब तो कुछ ही बातें कर लें, आदर्शों की बातें कर लें। जो शुरू की स्टेज थी ना, फ्रैक्चर उसकी और मेरे को खुशी हो रही है, उसके फादर के भी हो गई। 2 107-51 के केस बना दिए दोनों पे, और 2 325 के हो गए। मेरे 4 केस और हो गए एकदम। एक स्टे का उसके फादर ने डाल दिया, और पे एक झटके में 7 केस आ गए। उसका फादर आया मेरे से कि हमारा समझौता करा दो। मुझे बहुत बुरा लग रहा, मगर मेरी तो डायरी खाली हो जाएगी मगर मेरी तो डायरी खाली हो जाएगी। वो मेरे पास आया, अपने बेटे से बात कर। अच्छा, मैंने उसको नज़दीक लगने लिया। फिर वो इतना, फिर फरवरी मार्च आ गया, इतने में मेरी डायरी भी काफ़ी ठीक हो गई। फिर आके वो रोने वर्गा हो रहा है, वो कहने लगा अब हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। वहाँ क्यों? कहा इसको तो ये फसल मैंने बोई, काटेगा ये ना, ये लड़कियों का करता हूँ, ना मैं करता हूँ, ये करता हूँ। फिर कहने लगा कि मैं आज मांगने नहीं आया, मैं देने आया हूँ। नहीं, मैंने ये देख लिया कि भी ये गन्ने के है ना इसके पास जाएं ना मेरे पास आएँ। ये तो छछरौली थाने के पुलिस वाले और ये कचहरी के प्यादे नोटिस लेके आवे, अके एक बोतल के पैसे दे दो और ये दे दो। कहा मैं तो सोचा ये तो हमारे से गए, अब कम से कम ये बेटे पोते यही यूज़ कर लेंगे। कहा मैं देने आया हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। वो तो छोड़ ही देगा। मैं कहा, और मैं अभी कह रहा हूँ दोनों के दोनों किले मेरे बोए हुए हैं, उसको दे देना। और कहा मैं जिद्दी आदमी हूँ, कहा जब तक मैं जिंदा ऐसे तो काट नहीं सकता। कहा वो। अच्छा, मेरे को फिर कुछ बड़ा महसूस होया, फिर जिस तरह का ना थोड़ी सी भावना जागी। फिर मेरे को छोड़ तो दिया, पर मैं कैसे करूँ, वो सब कैसे दे दूँ उसको। फिर खैर मैं थोड़ा सा वो करके उस ये कर दिया कि 1 एकड़ ये काट लेगा, 1 एकड़ ये काट लेगा। वो तो मान गया वहीं का वहीं। अब मैं जिक्र कर रहा हूँ आज भी, आज तक पछतावा आता है बहुत। और वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, अब भी हैं जिस तरह का ना, अब भी इज्जत करते हैं। पर यूँ मन करता है कि जनों से माफ़ी मांग ले जाके। जैसे ना कई चीज़ इस टाइम हम कुछ भी बातें करें जाए, हाई ऊंची बातें करें जाए, शुरू का जो स्ट्रगल का टाइम होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम ये आइडियलिज्म ये सारी कुछ नहीं याद आती। अब मैं कुछ शिकायत दूँ, आपसे भी कुछ शिकायत दूँ, वही मान लेंगे उनको कोई। और बाकी ज़िंदगी में ये चीज़ें सबके आती हैं, आपके भी आई, कुछ भी आई, कह देना। इसलिए थोड़ा सा चलो अपना मन का भी निकाल ले, वो निकाल लो। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई। अब मैं देखा कि सिलेक्शन तो हो गई, और यहाँ तो हाई कोर्ट में बहुत सख्ती है, अगर यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आई यहाँ तो सर्विस से निकाल देंगे। हमारा तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो उस डर में, यूँ नहीं कि मैं कोई करते हुए समझ गया कुछ, उस डर में मैंने 2 साल इतनी मेहनत करी है, सारी ज़िंदगी में नहीं करी। तो वहाँ से बेस बन गया। एक ये ना ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ये ना कहे इसको कुछ नहीं आता फिर उसके बाद मैं देखा कि भी मेरी इनकम वहाँ कुछ नहीं थी। घर जो सैलरी है वो चौथे हफ्ते तक ख़त्म हो जानी। प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा थी। उस टाइम 1250 रुपये तनख्वाह थी पहले महीने की जब मैं आया, और उस टाइम 2,500-3 हज़ार के बीच मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। मैं देखा ये नुकसान हो गया, किराए पे घर लेना, सोनीपत आना जाना, मगर ये तो जिस तरह का ना, तो पर वो देख के वो ना जिस तरह महीना निकालना उसमें, जैसे शुरू में ना, वहाँ आदमी को मैं एक चीज़ और बताऊँ, कह देना बड़ा आसान है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पर हॉनेस्टली काम करना बहुत मुश्किल है। डिसऑनेस्टली बहुत आसान है। अब पहले 70-80 तक हॉनेस्ट आदमी की इज्जत कदर होती थी, अब वो भी मुश्किल होगी। तो उसके बाद मैंने वो फिर जिस तरह मैंने सोचा कि मैंने क्या डर है, मेरी प्रैक्टिस भी थी और ज़मीन है, ये है। उसके बाद मैंने बिल्कुल निडर होके जो मनाया वो किया। पानीपत में एक टेररिस्टों का केस था, छोड़ के चले जाते हैं, मैंने ठहके सजा कर दी।
तो उससे आगे वो बढ़ गई, मेरी चंडीगढ़ पोस्टिंग हो गई। उसके बाद से लेके लास्ट के 20 साल मेरा लेवल, मैं अभी कह रहा हूँ मेरा कुछ नहीं था, फेल भी होया मैं। लास्ट के 20 साल मेरे पास मैं CBI जज रहा हूँ चंडीगढ़ में 2 से 5 तक, और वहाँ हरियाणा में मेरी पोस्टिंग हो गई थी। और बाकी ये मेरे पास तो करप्शन, टेररिस्ट और गैंगस्टर यही रहे हैं। चंडीगढ़ में था, यहाँ वालों को तो पता भी होगा, 2 से 5 तक CBI मेरे पास थी, स्पेशल जज करप्शन के मेरे पास थे। और एक वो जेल में, मेरी एक कोर्ट जेल में थी, एक कोर्ट जेल के अंदर थी, वहीं कोर्ट रूम बना रखा था। ये जो टेररिस्ट थे ना, बेंच सिंह मर्डर केस वाले, एक बेंच सिंह मर्डर केस था, एक पठानकोट बम ब्लास्ट था, 2 जेल ब्रेक वाले थे, वो सुरंग खोद के चले गए थे, 5 केस थे। 1 बजे से 7 बजे तक वहाँ जेल में रहता। और शुरुआत में मैं भी डर गया, एक्चुअली मैं डर गया यूँ सिक्योरिटी देख के। टेररिस्टों से डर ना लगे, मैं तो बेचारे अच्छी तरह से बात करें, सिक्योरिटी देख के घबराहट होगी। घर गया, वहाँ सिक्योरिटी 20 दिन CRPF की, 20 दिन BSF की। वहाँ जावें, एक गाड़ी आगे, एक सिक्योरिटी के पीछे, और वहाँ जेल में साइड में ना पिलर लगा रखे थे, उनके बीच में वो बैठते थे, एक एक पुलिस का और जेल का बैठता। पिलर से आगे 13 CRPF के, 1 घंटे में एक कप को छोड़ के 5 फिर बदल देते थे। उसको सिक्योरिटी देख के डर हो गया, अब ये तो आखिरी वक्त आ गया। तो बाकी वो धीरे धीरे जब उन टेररिस्टों से, उनसे बेंच सिंह वाले भी वो गप्पे मारते, हमारे जैसे इंसान है, बातें करते, गप्पे मारते, जैसे सर डर ख़त्म हो गया अपने आप ही, जैसे वहाँ रहते हुए। फिर गुड़गांव में मेरे पास तो गैंगस्टर के रहे, यहाँ रहे। गुड़गांव में तो 20, 13, 14 तो पुलिस अफसरों को सज़ा करी मैं, 3 तहसीलदार, BDO, 2 फांसी करी। एक डॉक्टर था, वो आजकल आ रहा है ना न्यूज़ में, पिछले हफ्ते से डॉक्टर डेथ, ये TV पे भी आ रहा है, अखबार में भी, उसको अभी अरेस्ट करा, उसको फांसी करी थी वहाँ। 31 ड्राइवर मारे थे उसने वहाँ, एक उसकी थी। तो वो आगे बढ़ते चले जाओ। और मैं देखा उस टाइम यहाँ डर लगता था, ये टेररिस्ट हैं, ये हैं। बाद में मैंने फील किया ये अपॉर्चुनिटी थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, ये दिक्कत तो होती है। उन टेररिस्टों के साथ बातें करके, मिल के, उनके केस हैंडल करके। अच्छा, और यहाँ चंडीगढ़ तो 2 चीफ मिनिस्टर थे मुलजिम, राजेंद्र कौर बट्ठड़ 3 साल रही, 1 साल बंसी लाल। तो और यहाँ 12 तो IAS अफसर थे इसमें चंडीगढ़ तो, CBI के ना, दोनों स्टेट के। और लगा लो, यहाँ मेरी नींद के स्लीपिंग आवर भी सच पूछे ना कम हो गए थे। तो अच्छा, तो मुझे बाद में लगा, उस टाइम तो थोड़ा डर भी लगता था, बाद में लगा कि ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है ऐसे। उनसे मैं आपसे एक चीज़ और बता दूं, मैंने वहाँ भी गैंगस्टर थे, मैं संदीप का भी इनकाउंटर हुआ था, ये यहाँ वाले थे। मैं एक नतीजे पे पहुँचा, आप शायद सहमत भी ना हो, कि जो बहुत ऊंचे लेवल के टेररिस्ट डाकू होते हैं ना, ये बुरे आदमी नहीं होते, ये बेसिकली गुड एट हार्ट होते हैं। ये खुद, इनमें 2 चीज़ें होती हैं, खुददार होते हैं और इनके साथ एक्सेसिव हो जाती हैं ये, और गुड एट हार्ट होते हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि टेररिस्ट बनना आसान नहीं है, टेररिस्ट के लिए जान थड़ी भी रखनी पड़ती है। और लुच्चा लफंगा अब आदमी अपराध करता है ऐश करने के लिए, वो जान थड़ी पे नहीं रखेगा, जान थड़ी पे वो रखेगा जो चोट खाया होगा। हमारे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, कोई धी बेटी का, कहीं कैसे ऐसे जो बर्दाश्त करने मुश्किल हो जाते हैं। आदमी सोचे बस इनको मार के और मैं मर जाऊँ, अपना ठीक है, वो सिचुएशन होती है उनकी। उनको नज़दीक से देखा, ये सारे, ये जब भी ये इसको फांसी की सज़ा हो रही है, ये रुजवाना क्या है, ये बलवंत, फांसी की सज़ा इसको हो रही है। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने भी थे ना, सबसे अच्छा इंसान ये था। कुछ पूछ लो, झूठ नहीं बोल रहा था, कुछ पूछ लो एंड साफ साफ ये मैंने करा, वहीं बैठे करता था। और उसी दिन से कह रहा था मेरे बयान लिखो, नुका जी तुसी तो हरियाणा के रहने वाले, पता नहीं कहा ये बेंच सिंह बड़ा भैड़ा बंदा सी था, इसने लखा सिखा ने मरवाया, अपां एनू मरवाया का, और अपां तो फांसी चाहते हैं का। बयान जब मर्जी लिख लो। अब उन्हें अपील नहीं करी कभी, मर्सी अपील भी नहीं करी। फिर जब उसको, और बल्कि पटियाला जेल से मेरे सक्सेसर थे, लेटर लिख दिया कि मुझे फांसी क्यों नहीं दे रहे। फिर अकालियों ने इन्हें मर्सी अपील करी, और अब 2012 से वो मर्सी अपील पेंडिंग पड़ी।
जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, ये कह देना बड़ा आसान लगे, कह देना बस। हाँ, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी 50% भी जज ऐसे नहीं होंगे जिनका फांसी करने की हिम्मत हो। अगर सच पूछे वो तरीके से ले लेते हैं। देखा नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट केस गया, वो कहेंगे इसको 12 साल जेल में हो गए, करे तो मुलजम नहीं, वो भी अपील कर ली, डिले कर रहे, 12 साल हो गए, ये हो जाए, ये डबल पार्टी हो जाएगी, उम्र कैद भी होगी और फांसी भी होगी, तरीके से और नेचुरल जस्टिस घुमा के कर देते हैं बरी। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी निकले, आदमी का धीरे धीरे दिल पक्का होता है। अब आप ये जैसे पुलिस में है कोई, उनका दिल पक्का होता है, उनका तो साल दिन मार पिटाई भी, वो तो इनकाउंटर भी कर देंगे। जज का भी शुरू में जब कभी 1 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा, फिर 5-10 उम्र कैद करके फिर उस लेवल तक पहुंचते हैं। अब ये आगे मर्सी पिटीशन जाती हैं राष्ट्रपति पे, और आपके सामने है जो हालत हो रही है। ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये लगा लो आपके सामने है। इन बेचारों ने ये झमेले कहाँ देखे हैं? इन्हें किसी ने, कलाम ने बच्चे पढ़ाए, लेबॉर्ट्री में काम करा, इब अगर आज एक फांसी पे साइन करो, आप बैठे हैं यहाँ तो हाँ कर दोगे आप, पर अपने से पूछो, अगर आज अगर आपको कोई फाइल दे जाए, अगर ये साइन करके भेज देना, विद इन वीक फांसी कर देंगे, तब देखना अपना कितना प्रेशर पड़ता है। इस तरह ना, अगर हिम्मत है उस पर साइन करने की। आदमी, मैं मेरी प्रमोशन हुई एडिशनल सेशनल की, बदर आए हुए, मजाक में कह दिया उनको किसी ने, कहा इसकी तो फांसी की पावर आ गई। कहा वो रिलीजियस थी बहुत, वो डर गई, वो घबरा गई, क्या करनी है प्रमोशन। कहा वो पहले वाली ठीक थी, ये थी, वहीं करा लो। मैं उससे कह रहा, मैं कहा ये तो सारे हरियाणा में 2-4 साल में एक आध फांसी आती है, मेरे गले थोड़ी पड़ेंगे। वो फिर आ जाए, नहीं कहा ना, ये तो क्या, ये कसाई वाला काम करेंगे, ये करेंगे। तो वो रात को इतनी घबराई, वो रात को 11:30 बजे फिर मेरे बेडरूम में आ गई। नहीं, मैंने एक तरीका सोचा, कहा अगर तुझे ठीक लगेगा, मानने का तो है नहीं। मैं क्या, अब तो फांसी देनी नहीं, अगर फांसी देने का जरूरी भी हो गया ना, अपना इस्तीफा दे के घर आ जाइयो। मैं क्या, मैं बड़ा अच्छा सुजेशन दिया, मेरा क्या करेंगे, मैं ऐसी नौबत आई, इस्तीफा दे के घर आ जाऊँगा। और जब मैं यूँ कह रहा, मैं ये रात को सो तो जाएगी कम से कम, अभी सो तो जाएगी या रात को, मगर वरना मगर बस ठीक है, अच्छा तरीका बता दिया। मैं सवेरे लान में बैठा, और मैं बैठे बैठे सोच रहा, मैं उसका तो मजाक कर रहा था, रात को भी कह रहा कि फांसी का और उसका। और मैं देख रहा मेरे आगे फाइल आ जाए, मेरी तो हिम्मत नहीं, मैं फांसी पे कर दूँ। क्यों CGM तक कोई 2 साल की सज़ा, कोई 1 साल की सज़ा, कोई प्रोबेशन, कोई कुछ। फिर उसके बाद वहाँ से जो सारा का सारा उम्र कैद हो गई, काफ़ी ये हो गई। फिर भी जी चंडीगढ़ पोस्टिंग हुई, यहाँ आन के देखा कि भाई यहाँ तो अगर ये तो रह गया फैसले तक, तो यहाँ तो फांसी के तो इनमें से किसी न किसी को आएगी। तो यहाँ रह के मेंटली प्रिपेयर हो गया, फिर वो गुड़गांव काम आ गया। अब वो ऐसे, अब देख, बल्कि मैं बताऊँ उस केस में भी कमियाँ थी, पर जिस तरह का ना, ये ऐसा लगा जैसे अगर इसको छोड़ दिया या उम्र कैद कर दी, जैसे महापाप कर दिया। क्योंकि ये आदमी अगर दोबारा भी बाहर 2 साल मिल गए ना, इसको 2-4 को और उड़ा देगा, जिन्हें 21 ड्राइवर मार दिए। और हुआ ये, उसको पैरोल पे छोड़ दिया, अब भी आ रहा था 20 में, वो पैरोल पे आया हुआ 1-2 को और साफ कर गया। और सिस्टम हमारा ये, उसको दोबारा फिर 23 में पैरोल पे छोड़ दिया। वो साधु बन के वहाँ राजस्थान बैठा, अभी कल परसों उसको अरेस्ट कराया, उसको कल परसों अरेस्ट कराया वहाँ से, जिस तरह का ना। तो वो बल्कि केस ऐसे होते हैं, अगर जिस तरह का ना सारे चीज़ हैं। पर ये तो मैं भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उस टाइम तो डर लगता था, बाद में तो धीरे धीरे अपने ही से पूछ लो। आप भी अगर आपको कोई फाइल दे दें, अभी इसको हफ्ते के विद इन वीक वो कर दो, आप सोचेंगे पड़ी रहने दो, दोबारा रिमाइंडर आएगा, फिर देखी जाएगी, जिसका मारे आया मेरा क्या किया उसने, जिस तरह का ना। और कितना कैसी हालत होती है, क्यों उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। जो क्लास हैं, मान लिया पुलिस में है, इनकाउंटर भी वो भी होते रहते हैं, मरते रहते हैं, रोज़ लाशें आती हैं, अस्पतालों में ले जाते हैं, उनका दिल पक्का हो जाता है, जिस तरह का ना। फिर उसका अब जैसे सारे उसमें मैं खुद ही कह रहा हूँ, एकेडमिक कैरियर अच्छा नहीं था,
फेल होया मैं 11वीं क्लास में। फिर वो जो 2 साल 3 साल प्रैक्टिस में मेहनत करी, वो कसम, और वो कसम मैं भी आपको बताना भी नहीं चाह रहा अगवे, कानून तो आप पढ़ लोगे, किताबें आपके पास हैं। अगवे जो वो कसम खाई उस टाइम, ये घर से पैसे लिए, खर्च कर लिए, जो प्रेशर नहीं पड़ता उससे, उस दिन से वो मैंने कसम खाई, उस दिन से मेरी प्रैक्टिस आई। फिर यहाँ वो 2 साल वो, और उसके बाद वो आगे 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 वाला लगा लो, उसके अभी जो मन आया उसके बाद ना, जो अच्छा लगा वो किया। मेरा लेवल कुछ नहीं था, फिर भी पिछले 20 साल तो मुझे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट असाइनमेंट मिली। और रिटायरमेंट के बाद 8 साल में सर्विस में रहा हूँ। मेरे 1 महीना था रिटायरमेंट का, तो भी जस्टिस सूर्यकांत का फ़ोन गया कि किस दिन आ जाओ यहाँ। तो मैं चले गया। कहने लगे कि रिटायर हो रहे इस महीने में, कहाँ जाओगे? मगर जब तो घर जा रहे हैं, कंज्यूमर में किसी में अप्लाई कर देंगे, कोई सिलेक्शन होगी। वो कहे इसमें एकेडमी में आ जाओ, जुडिशल एकेडमी ना। मैं कहा जी इसमें तो मैं क्या करूँगा, क्यों? मगर इसमें तो टीचिंग का काम है, लेक्चर देना। मैं तो ज़िंदगी में कभी अपने बच्चे भी नहीं पढ़ाए मगर, और यहाँ तो सारा टीचिंग का है, सारा का सारा। जो कहने कोई बात नहीं, आ जाओ कहा। मैं कहा यार आप तो फिर कमियाँ निकालोगे मेरी। कहा एक जज और थे, क्या नाम उनका भूल गया, वो हेड, उसके डायरेक्टर थे उस टाइम, सूर्यकांत मेंबर थे। वो कहा हम सोच समझ के कह रहे हैं आ जाओगा। कहा ये दूसरे का नाम लिया, ये भी तो कर रहे हैं। कहा मगर जी ये तो है, पर मैं तो पहले कह रहा भी टीचिंग का ये नॉलेज होना अलग चीज़ है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया, अभी आपने ये जो एक्सपीरियंस है ना टेररिस्टों के, गैंगस्टर्स के, गुड़गांव वाले और ये CBI वाले, ये उनसे बच्चों से शेयर करने, किस तरह आपने केस हैंडल करे, जो नहीं कर पाए हैंडल, जो नहीं हैंडल कर पाए वो भी बताना उनको, मैं कर नहीं पाया। कहा आपने ये एक्सपीरियंस शेयर करने उनके साथ। मैं परेशान सा हो रहा एक्चुअली, जब कोई काम नहीं किया ना, फिर मैं कहा जी ये एक्सपीरियंस भी है, एक तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो कहने लगे कि टीचिंग है, इसमें रिपीटिशन चलते रहता है। अब भी 5 सेक्शन है यहाँ, 3 पंजाब के, यहाँ के, 1 लेक्चर तैयार करोगे 5 बन जाएंगे उनके। कहा और ये और फिर रिपीटिशन चलता रहे इसमें, ये करता रहे। और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मैं गया जिस दिन वहाँ, मैं रिटायर होके गया, अब 3 पीरियड रोज़ 1-1 घंटा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा जुडिशरी में तो बहुत, अब तो फिर भी ये लोक अदालत ये फंक्शन हो जाते थे, पहले तो कोई ट्रांसफ़र के टाइम 4 लाइन कही और छुट्टी, बोलने का ज़्यादा अभ्यास नहीं होता था। और मैं क्लास में गया वहाँ, अब मैं रात को पढ़ता 12 बजे तक, सवेरे उठ के स्टडी करता। मैं सोचा रिटायरमेंट करके, मैं तो सोचा काम से पीछे छूटेगा, मगर तो और झंझट कर लिया। वहाँ जाके क्लास में, जो शुरू की मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल ठीक से एक्सपीरियंस, क्लास में जाके ना मेरा घड़ी की तरफ देखो, 1 घंटा पूरा 5-10 मिनट लेट आना। फिर क्रोल काल में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उसको बातों लगा लिया, फिर देख के मगर 10 मिनट और गए। तो फिर 5-4 मिनट पहले निकल जाना। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, बच्चे सारे खैर वो तो वो कर लेते थे। फिर जिस तरह वो 2 महीने 3 महीने 2 महीने रहा ये, उसके बाद 2-3 महीने में ये हो गया, फिर कोई बाहर से नोक करता था कि 8 मिनट हो गए, अगले ने क्लास लेनी है, छोड़ दो। क्यों एक्सपीरियंस वो जिस तरह होता चला जाता है ना, जैसे उसका मेरे को आगे फ़ायदा हो गया लेक्चर देना। अब भी मैं बोल रहा हूँ, अब भी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद से फिर मैं दूसरे उसमें सेलेक्ट हो गया, वहाँ लेक्चर गांव में, शहर में वो बोलने की आदत होगी। उसके बाद अब तक भी लॉ कॉलेज है बद्दी, इसके आसपास, वो कभी बुला लेता है कोई लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ चले गए या आ गए, आदमी सीखता चला जाता है जिस तरह का ना। मैं जब बोल रहा हूँ ना, मैं इस लायक भी नहीं था तब तक, रिटायरमेंट तक ना, जिस तरह अभ्यास से होता है, अन्य आदमी को खड़ा होना स्टेज पे बारी हो जाता है। फिर उसके बाद मेरी उसमें सिलेक्शन, फिर उसके बाद ये जो एकेडमी वाला ने फिर भी बुला रहे थे, वो तो अक्टूबर में रिटायर था, जनवरी से ज्वाइन कर। फिर बच्चे मना लग गए करने की एज होगी। फिर उसके बाद से मैंने आर्बिट्रेशन का, कंपनियाँ इंक्वायरियाँ जैसे वो कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं भी कर रहा हूँ, अभी काम करना बहुत अच्छी चीज़ है, हार्ड वर्क की है। जब आप कोई भी काम करो, आप काम कोई घटिया नहीं होता। और काम से ब्रेन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। एक जिसका काम करोगे तीसरा आदमी खुश होगा आपसे। एक जेब में पैसे आएंगे, ये भी बहुत काम आते हैं। जो पैसे की डायलॉग मारे हैं ना,
हाथ की मैल है खाली हाथ गए। जो पैसे की कमी आती है आंसुओं और उड़ा देती है, बुरे से बुरे काम करा देती है। ये भी ना जिस तरह इसमें सारे प्लस हैं। सिर्फ एक चीज़ है, अगर जब आपके पास इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है तब ये छोटे काम ना करो, उससे एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। अब जैसे चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, अगर वो शाम को सब्जी मंडी में टिंडे बैंगन के रेट पूछते फिरें, वो 5-10 रुपये के कम भी करा लिए, वो तो काम कोई नौकर भी कर लेगा, कोई घर का कर लेगा। वो टाइम यूटिलाइज़ करे, यहाँ मीटिंग करना, लोग आ रहे हैं पब्लिक के, उनको हैंडल करना, अफसरों से नीचे की रिपोर्टें लेना, अब वहाँ उसकी इनएफिशिएंट हो जाएगा अगर वो ये काम करता फिरेगा ना। जैसे अब कोई अगर यूँ कहेगा भी जिस तरह का ना, कभी अब चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर ही है, उससे कहेंगे भी गाड़ी है, ड्राइवर नहीं दे रहे, देते कुछ ये ड्राइवर और ये देते हैं ना स्टाफ, ये एक्चुअली यूँ नहीं है कि उसके ऐश करने के लिए या उसके लिए देते हैं, ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं आदमी के ना। उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ हो, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए चीफ सेक्रेटरी को कह देंगे कि गाड़ी है यार, तो ड्राइवर नहीं देंगे, तू ले यार चला, और अब चीफ सेक्रेटरी ने सारी स्टेट संभालनी है, और जब वो गाड़ी से उतरेगा वो देखेगा टायर में हवा कम है, वो तो वहाँ बैठे यही उसके दिमाग में रहेगी, वो टायर में हवा भी कम है, कोई पंचर भी ना हो गया हो, कभी ये भी ना हो गया हो, वो समस्याएं तो उसके पड़ेगा ही। जहाँ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट हैं, जैसे मान लिया मैं जब पोस्ट पे था, सेशन जज था, अगर मैं आन के घर जाके 10 दिन ट्रैक्टर चलाऊँ, क्या यूज़ उसका? 5-10 हज़ार रुपये दिए कोई ड्राइवर चला लेगा, कोई और कर लेगा, और मैं वहाँ इंपॉर्टेंट मेरा वहाँ काम है स्टडी करूँ, अपनी इम्प्रूवमेंट करें, जहाँ सारा कुछ आएगा, ये तो कोई भी कर लेगा, इसका ड्राइवर का है या उसका काम है। ऐसे जब मान लिया रिटायर हो जाए फिर ट्रैक्टर भी चला ले, कोई अर्ज़ नहीं। किसी के पास ट्रैक्टर नहीं, ज़मीन नहीं, अपना क्यारियों में लड़ाई भी कर दो। अगर वो भी नहीं है, घर में इतना बेबी आटा बना रही है, उसकी भिंडी काट दो, वो भी खुश हो जाएगी वो भी खुश हो जाएगी। अब काम करने से आपका ना प्लस है, चारों तरफ कुछ करो। और ये शुरू की स्टेज होती है असली चीज़ में। किसी भी सक्सेस रेट है ना, जैसे पहले 2 साल इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस में भी, ये 2-3 साल में पता चल जाता है कि भाई ये कपिल सिब्बल बनेगा या कहाँ जाएगा, ये नीचे प्रोसेस सर्वर बनेगा, सब चीज़ें ना। जैसे ये लॉ की डिग्री अगर आप देखे जाए ना, इतनी इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें तो एक गोल्ड मेडल की भी ज़रूरत नहीं है, 55-60% मार्क्स आ जाए बहुत है। और इतने में इसी डिग्री से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, कपिल सिब्बल और वो क्या दूसरा वो बन सकता है, वहाँ से फिर ये यहाँ घई और चिम्मा ये बन सकता है, उसके नीचे भी आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। और यहीं इसी डिग्री के बाद बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी के फार्म पे दस्तखत करे, 100-200 रुपये ले लिए साग सब्जी के, और यही डिग्री वाले प्रोसेस सर्वर भी लग रहे हैं, सारी चीज़ है। इसका नीचे का नहीं पता और ऊंचे का नहीं पता। आज सुप्रीम कोर्ट में मेहनत और वो चीज़ है, यही डिग्री है सबके पास। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत संख्या हो गई ऐसे वकीलों की जिनकी पर डे इनकम 15 लाख है से ऊपर है। देखते हैं आप तो सारा एक पैसे का 4 लाख ले रहा, 10 लाख ले रहा। और यहाँ हाई कोर्ट में भी काफ़ी कम से कम 10-15 के बीच तो ना, जैसे उनकी होगी, पर वो मेहनत बहुत की हुई है उन्हें ज़िंदगी में उसमें। अच्छा, एक धीरे धीरे शुरू की मेहनत होती है, बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, सक्सेस रेट बढ़ता है कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, उससे सक्सेस रेट। अगर कई चीज़ें हम भी बात करेंगे, जैसे मैंने सारे उसमें देखा, अगर जैसे कोई प्रैक्टिस में अपने रिश्तेदार के साथ बैठ जाए, बड़े भाई के, फादर के, सक्सेस रेट कम हो जाता है कि उसकी इंडिपेंडेंस नहीं वर्किंग रहती। अब उसने हंसी मजाक करना क्लाइंट से, उससे वो देखेगा पीछे फादर बैठे हैं उसके, और यह चिंता नहीं रहती, वो क्लाइंट से कुछ भी कह देगा, अगर भैया आप संभाल लेंगे। एक जो केस जीत के आएगा, बेल होगी, ये रहेगा मेरे फादर की वजह से हो गई, इन्हें ड्राफ्टिंग करी थी या इनका चेहरा देख के बेल कर दी। और वो खुद अपने आप लोगों से कंसल्ट करके, लिख के, कोशिश करके एक बेल करा के आएगा, उसको इतनी खुशी होगी, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो ये सोचेगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ जिस तरह यहाँ प्रैक्टिस में मैं तो कह रहा ये डिग्री है, इसको आप मेहनत, स्टडी, प्रेजेंटेशन, बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। पर इस बल्कि जैसे मैं एक चीज़ और देखी, जिनमें गोल्ड मेडल है ना, किसी भी लॉ तो छोड़ो, किसी और का भी गोल्ड मेडलिस्ट का सक्सेस रेट कम होता है, नौकरी मिल जाती है अच्छी,
और वहाँ डिपार्टमेंट में वहाँ जो है ना, क्यों उसका असली चीज़ क्या होता है, वो एकेडमिकली इंटेलिजेंट होता है। किताबें पढ़ी, कई बार नोट करी, लिखी, अच्छा हैंड राइटिंग है, मार्क्स ले लिए। और देश दुनिया का उसका क्या होता है, उसको प्रॉब्लम क्या होती है उसका, मोस्ट ऑफ द टाइम अब वो जो गोल्ड मेडल ऐसे तो आते नहीं गप्पे मार के, वो तो सवेरे 4 बजे ऐनक लगा के, टेबल लैंप लगा के स्टडीज़ करो, फिर पहले 2 ट्यूशने जाओ, फिर क्लास में जाओ, रात तक डायग्राम बनाओ, तब गोल्ड मेडल आता है। उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम बुक्स में रह जाता है। बुक्स में से सब कुछ नहीं मिलता। यहाँ बैठे हम आपसे, आप हमारे से यहाँ आ रहे हैं, कुछ सीख के जाएंगे, यहाँ से सीख के जाएंगे, एक दूसरे से अपनी नॉलेज है, बाकी या लिटरेचर से नॉलेज बढ़ती है, दूसरों के विचार सुन के बढ़ती है। तो उससे वो जिस तरह अपना गेन करता रहता है, नॉलेज बढ़ती रहती है जिस तरह का ना। और बल्कि मैं तो यहाँ तक बताऊँगा आपसे, एक लड़का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जानते भी उसको यहाँ ना, वो BA फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, लॉ में कंपार्टमेंट आई, और ये एक ज़िले को संभाले बैठा, 9-10 मैं बात कर रही थी, 9-10 लाख रुपए पर महीना की इनकी इनकम है। यानी ये डिग्री से जॉब मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और अच्छा वो जो PhD हैं यार, ये हैं, आप देख लो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में घूम के ना, वो अलग ही घूमते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस में नहीं, वो कुछ थोड़ा सा अलग सा भी रहने लग जाते हैं वो अपने आप को ना, अभी ये तो PLL भी है या क्या है, जिस तरह का ना, थोड़ा वो भी आ जाता है उनके अंदर। सक्सेस रेट उनका कम होना चाहिए बहुत ज़्यादा, पर उनका कम हो जाता है। क्यों? खाली एक एकेडमिकली इंटेलिजेंट, वो एकेडमिकली इंटेलिजेंट हो गए, अवेयरनेस कम होती है। अवेयरनेस आती है, बैठे गप्पे मार रहे, 10 के साथ बात कर रहे, किसी के विचार सुन रहे। जिसने बच्चे ने ज़िंदगी में ना ताश की बाजी नहीं लगाई, कांचे नहीं खेल ले, गली में बच्चों से 4 चाटे नहीं खाए, 4 नहीं मारे, तो दुनियादारी नहीं आते। वो उसमें लाइफ में स्ट्रगल भी करना, उसने हॉस्टल में जाएगा, वहाँ ग्रुप बाजी है, दादा बैठे हैं, उनको भी हैंडल करना, लाइफ में आगे जाके भी यहाँ करना है उसको ना, वहीं से सारी चीज़ बनती है। एक बुक्स तो हो जाएंगी, गोल्ड मेडल लीजिए, वैसे भी रूटीन में आप ना निगाह मार के देख लेना, अभी गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको जॉब मिल जाएगा, सबसे पहले मिल जाएगा वहाँ डिपार्टमेंट में, वहाँ उसका सक्सेस रेट नहीं होगा। बल्कि ये जो बीच वाले हैं ना, 60 वाले, इनका अच्छा रहता है कि इनके चलो लेवल भी पढ़ाई का भी ठीक हो जाता है, गपशप इधर की भी, इनका ये अटेंड करने, फंक्शन लटरम पटरम सारे ये भी हो जाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी हैं। आप यहाँ से जैसे सीख के, अब एक कई बार ना, जैसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे एक बार एक डॉक्टर के पास 1 घंटा मैंने बात करी, मुझे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ उसका। उसने मेरे को, यहाँ सहारनपुर में था एक डॉक्टर बागला, वो MBBS डॉक्टर थे। जब मैं उनको दिखाने गया 83 में, वो 103 साल की एज थी, 107 साल की एज तक प्रैक्टिस करी, 110 साल की एज में डेथ हुई उनकी। और वो प्रैक्टिस भी उनकी उस टाइम ये थी, 18 घंटे मरीज़ देखते थे। और जैसे ऐसे नहीं थे, कोई जाओ पर्ची बनवाओ और फिर 1 महीने या 1.5 महीने का नंबर आता था। और वो भी जैसे आप बनाई ना, आएगा 10 जुलाई 2:30 AM जिस तरह का ना। तो अब मैं उसका देखा, इतना डेडिकेटेड आदमी, सारा बातें करने लगा। उसने मेरे से एक कहा कि भाई अच्छी हेल्थ के लिए दवाइयाँ ये तो चलती रहती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कूल हेड चाहिए। मुझे है तो, पर कूल हेड तो रखना बहुत मुश्किल है, तो कहने आसान हो फिर तो सब रख लेगा। फिर उसने एक चीज़ बताई, ये 4 चीज़ हैं, इनसे भागो, बच के भागो, इनके नज़दीक ना लगो। एक रोना, डरना, क्रोध करना और टेंशन। उन्हें ऐसे समझाया, मैं बता रहा हूँ, मेरे कहने को मन कर रहा है यहाँ भी। अभी वो कह रहा है कि भी रोना है, इसका क्या फ़ायदा? कहा आप कोई घर में कोई इंसिडेंट है कि खबर है कि कोई रिश्तेदार की डेथ हो गई, बीमार हो गया, और आप आंखें में फाड़ फाड़ के रोने लग जाओगा, आप देख के आपकी बीवी रोने लग जाएगी, दोनों को रो के देख के सारे बच्चे रोने लग जाएंगे। कहा हो सकेगा उनमें से किसी को चक्कर आ जाए, वही गिर जाए, एक मरीज और हो जाएगा। अब आप अगर पहले अपने आप को संभालोगे तभी तो आप बच्चों को, बीवी को संभाल सको। अगर आप खुद ही नहीं संभालोगे तो आपको संभालना भारी हो जाएगा। कहा और उस रोने का क्या फ़ायदा, उससे होगा क्या? आध घंटा रो लो, क्या बनता है उससे बताओ? उसका कोई फ़ायदा नहीं। का इसका नुकसान ही नुकसान है।
लड़की की शादी है तब रोएंगे, छांट के अच्छी तरह से रिश्ता करा, प्रॉब्लम कोई नहीं, फिर भी रोएंगे कहा। उन्हें कहा इसका रोने का कोई यूज़ नहीं कहा। एक फिर डरना, वो कहने लगे कि भी एक मान लिया एक टेररिस्ट ने आपको टारगेट कर लिया है, इसको ख़त्म करना, वो मारेगा अगर आप हाथ जोड़ जोड़ के वो करो, और उसके लिए तो शायद गोली का भी खर्च ना करनी पड़े। तो अगर मान लिया आप थोड़ा सा हिम्मत रखें, ये सोचें कि हड्डी मांस वही इसमें है वही मेरे में है कहा, और कुछ तो मुकाबला करना चाहिए। पास में कोई पत्थर पड़ा, फेंक के मार दो उसके सिर में, जब वो हड़बड़ाएगा कोई पीछे से काबू कर लेगा, पीछे भी ना हो, गोली चलाएगा वो, छाती में न लगी बाजू में लग गई, बाजू में न लगी बाहर भी नहीं निकल सके, कुछ तो होगा। अगर आप खड़े ऐसे ही तो मार के चले जाएगा कहा। यूँ सोचो कि भी थोड़ा सा तो संघर्ष करो। तो फिर जैसे उसने इतने अच्छे तरीके, फिर क्रोध का कहा उसने, कहा क्रोध का पूरा इलाज नहीं, 60-70% इलाज है क्रोध का। मगा जी क्या कहा, अब जैसे कहा बच्चे हैं वो दुश्मन तो नहीं है, उनको हम क्रोध इसलिए करते हैं कि भी गलती करके आए, ये दोबारा मिस्टेक ना रिपीट ना करे, गुस्सा दिखाएंगे वो करे, अगर नहीं गुस्सा हंस पड़ेंगे वो दोबारा फिर करेगा। अरे कोर्ट में भी आपका क्या रिश्ता उनसे, कुछ भी नहीं, फ़र्ज बनता है सज़ा करना बरी करना का। और आप अगर उनको गुस्सा करोगे, दिल जलाओगे, आज 50 गए हैं वो चले जाएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, कल दूसरे आ जाएंगे, आपका वहाँ बुरा हाल कर जाएंगे, वो तो पेशा में घुस जाएंगे कहा। उन्हें ऐसे तरीके से समझाया। अभी जैसे फिर वो कहा कि भी इसका 60-70% इलाज है, वो मैं आपको ही बता रहा हूँ। अभी क्रोध की बजाय जहाँ खासतौर पर ये रिश्ते हों, क्रोध की एक्टिंग करो। अभी आंखें निकाल के तेज़ आवाज़ में उसकी जान निकाल दो, तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अंदर जाके चैम्बर में ताड़ियाँ मार के हंसो उस पर। अगर कहा सुख से जीना, उन्हें साफ शब्दों में वैसे अच्छा ना लगे, कहना अच्छा ना लगे, अंदर चैम्बर में जाके उसी पे ताड़ियाँ मारो हंसो का। अगर बच्चे उनको भी डांटना तो पड़ेगा, पर दिल को ना लगाओ कहा 70%। और फिर एक चीज़ हो रहा है, जब गुस्सा आता है, मैं अब भी कह रहा हूँ, जब बहुत गुस्सा आता है, आप ये जो मैं कह रहा हूँ ये भी भूल जाओगे का गुस्से में। अच्छा, मैं जब कोर्ट में बैठता था, मेरे को वो गुस्सा बहुत कम हो गया। सब कहते थे, बल्कि घर वाले तो कहते आता है गुस्सा, कोर्ट में सब वकील भी किसको गुस्सा नहीं आता। मैं चंडीगढ़ भी रह के गया तो अच्छा, बस वो जिस तरह का ना मैंने उस वाला फार्मूला ना वो रखा, अगर मन को नहीं लगाना कुछ भी। अगर किसी को थोड़ा डांट दिया, किसी को वो कर दिया और वो कर दिया, जैसे मेरे को उसका जैसे सारी लाइफ वहाँ कोर्ट वर्किंग में बहुत आराम रहा है, बहुत आराम रहा है सच पूछे। एक फिर वो टेंशन, वो कहते हैं कि टेंशन का कई कारण है, सबसे बड़ा कारण है टेंशन का कंसीलमेंट। जितना आप छुपाओगे उतनी टेंशन होगी, अगर आप छुपाओगे नहीं तो आपका टेंशन नहीं होगी का। उसने एग्जांपल दे के बताया, अगर भी आपसे कोई पूछे, अगर भी आप शराब पी लेते हो कहा, आप कह दो मैं तो हाथ भी नहीं लगा सकता, मेरा परिवार ऐसा ये है, मना कर दो। फिर पता है वो इसी शहर में रह रहा, फिर आप जहाँ की शादी में जाओगे ना, निगाह गेट की तरफ रहेगी, अगर मेरे हाथ में गिलास है कभी वो भी ना आ जाए यहाँ से, अगर मेरी पोल ना खुल जाए, झंझट कर लिया कहा। और मान लिया आप किसी गेस्ट के साथ शराब पी रहे हैं और वही आदमी बेल बजाए, पूछे कि कौन आया, कि वो आया, आपके नाम की मुसीबत हो जाएगी। वो शराब बोतल को सोफे के नीचे डालोगे, गेस्ट को कहेंगे तो बच्चों के कमरे में चला जा, और आप सौंप चाप के बैठेंगे, फिर भी डर है यू कोई नौकर न बता दे, कह दे कुछ कर लिया झंझट। एक अगर आपने यूँ ही कह दो जी पी लेता हूँ कभी कभार, बाकी मैं मना कर देता हूँ, कभी कभार पी लेता हूँ, फिर वो कोई फ़ोन बजा कहेगा कौन आया, कि वो आया, हाँ बुला ले, आता है एक बर्फ़ और गिलास भी उठा लेंगे, बस कहा सारी चीज़ ख़त्म कहा। जितना भी आप जैसे ये झूठ बोलना ना, ये पाप कुछ नहीं, इसमें कोई देवी देवता नाराज़ हुए हैं, अपने फ़ायदे में है सच बोलना। झूठ बोलोगे उससे टेंशन बढ़ेगी, सच आदमी जो बोलेगा टेंशन कम रहेगी, क्यों उसको छुपाना कुछ नहीं है, बस ना उसको ये चिंता करनी कोई तेरे को वो करेगा। और रात को हस्बैंड वाइफ के शोर में चला, घर में लड़ाई होगी, मोहल्ले वाले देखेंगे अभी क्या हो गया, आज तो बहुत दंगा हो गया। कई आदमी ऐसे उन छुपाते ही नहीं कुछ भी, वो गेट पे खड़ा दांतुन कर रहा, कोई आया कि क्या था, हो गया था रात, शोर सा हो रहा था, वो आ गया। रात को 12:30 तो ट्रेन आई, मैं वहाँ से आया थक के, दिल्ली से आया हूँ फिर, और आते ही इसने मेरी ऐसी ऐसी करनी शुरू कर दी, पता नहीं कहाँ के कहाँ मुर्दे उखाड़े, मेरी 2 घंटे और नींद ख़राब कर दी, खाना ना लगा के दे। अब जो आप ही कहा होगा उनकी ना कोई छानबीन करे ना कोई पीछा करे, और वो और जोर सा यूँ कह देगा
ना ना कोई शोर नहीं होया, आवाज़ आ रही थी, वो तो टीवी की आवाज़ थी, ऊंची थी। उनके वो नौकरों से पूछते फिरेंगे, वो करते फिरेंगे, और अपने को चिंता हो जाएगी अब भी यहाँ मोहल्ले में पता ना चल जाए। अब उन्हें देखो मैं बताया, चलो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी हो रहा है। अब ये चार चीज़ मेरे को, जब मैं कोर्ट में होता था ना, जब कई बार गुस्सा आ जाता था, मुझे उसके टाइम वो ही उसकी नेहरू टोपी रखता था, वो चूड़ीदार पजामा, मेरी उसकी एकदम शकल सी वहाँ नज़र आती थी, और एकदम मेरी उनसे छूट जाती थी, गुस्सा ढीला हो जाता था। जैसे मुझे एक घंटा उस आदमी का सारी लाइफ में मेरे तो काम बहुत आया। क्या बताऊँ, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने बुलाया हमारे को, यह गपशप, अच्छा दिन निकल गया। रिटायर आदमी को तो और अच्छा हो गया। चलो, थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your wealth of experience with us. I'm sure that is very helpful for budding lawyers like ourselves.